हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज हम लोग अपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम क्या है उसका? PPC, यानी P स्टैंड फॉर द प्रोडक्शन, P stand for the possibility and C stand for the curve. Production possibility curve. पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूं कि क्या है चीज में और कैसे आप लोग इस पर काम करेंगे। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा होता है, जैसे नाम से ही आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग प्रोडक्शंस की बात करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। इन सारी चीजों की जो रिसर्च होती है वो हम लोग करते हैं हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। कि हमें जैसे हम मार्केट में प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोड्यूसर है, तो हम मार्केट में किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल है। तो ये पूरी स्टडी के हम लोग गुड्स कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, किस क्वांटिटी में बनाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद द टॉपिक द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, या किसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पहली चीज यहां पे ध्यान देने वाली क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पहली चीज हमें ध्यान के देनी यहां पे कि यहां पे मेरे पास दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। दो गुड्स का मतलब यहां पे क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल है या ऑरेंज है, दो गुड्स हो गए। आपके पास ग्रेप्स या गुआवा, दो गुड्स हो गए। ठीक है, आपके पास पेन या पेंसिल, दो गुड्स हो गए। आपके पास बाइक या कार, दो गुड्स हो गए। तो यानी कि आपके पास जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपके पास दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो गुड्स होने चाहिए। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमें क्या शो करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि हमारे दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, which can be produced with the available resources, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। तो यहाँ पे डेफिनेशन मेरी पूरी क्या हो गई है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के दिखाने हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसको हम बना सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, या जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो हम लोग ये बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज एक्चुअली में है क्या? तो ये जो रिसोर्सेज है हमारे, ये क्या है? हमारे लेबर या फिर मशीन। मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, यानी सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे साथ, वो क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे गुड्स। मतलब मेरे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके थे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। या तो हम लेबर से बनाएंगे यानी मैन मेड, और या तो हम मशीन से बनाएंगे तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब जितने भी मेरे पास लेबर अवेलेबल है या जितनी भी मेरे पास मशीन्स अवेलेबल है, वो सारे लेबर्स या मशीन्स मेरे पास किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए हम दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी? अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन पीपीसी या व्हाट इज पीपीसी, तो आप क्या बताओगे? इट इज अ कर्व व्हिच शोज different possible combination of two goods which can be produced with the given resources and technology. Resources का मतलब लेबर से हो गया, and technology आपकी मशीन हो गई। बात समझ में आ गई? अब कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो कई बार ऐसा क्या होता है, पेपर में थोड़ा सा आपको घुमा दिया जाता है कि देखिए बच्चों ने क्या पढ़ा है एक्चुअली में, क्या बच्चों को सही में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाने लगते हैं, ताकि ये पता चले कि बच्चे ने क्या पूरे बुक की रीडिंग करी है या नहीं करी है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे
कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग दो और नामों से जानते हैं, जो कि है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब किसी चीज को बनाना। पहला नाम क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन में क्या करते हैं? कोई चीज ही तो बनाते हैं। दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करना, कुछ बनाना। तो यहाँ पे क्या है? दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहें, चाहे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहें। बात यहाँ पे एक ही है, क्योंकि दोनों ही चीजों का मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं। अब जब यहाँ पे बात हो रही है कर्व की, यहाँ पे मैंने बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे भी बोला ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो जब यहाँ पे बात कर्व की हो रही है तो ऑब्वियसली है कि आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी जैसे हम लोग मैथ्स में बनाते थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके ग्राफ बनाते थे, सेम ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हमें होनी चाहिए। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो होने चाहिए ना। जैसे हम लोग मैथ में बनाते थे तो हमें क्या कहते हैं, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फिगर गिवन होती थी ना, हमें सारे पॉइंट्स गिवन होते थे, तभी तो हम ग्राफ ड्रॉ कर पाते थे। सेम चीज हमारे इकोनॉमिक्स के साथ भी होती है कि यहाँ पे भी हमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस दिए जाते हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपको इन बातों का ध्यान ग्राफ बनाते समय रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे पीपीसी के अजम्पशंस की तरफ, कि अगर आपको पीपीसी का कर्व ड्रॉ करना है तो उसमें आपके अजम्पशंस क्या होंगे। पहला अजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन। आपको रिसोर्सेज यानी कि लेबर जो है वो दिए गए होंगे, कि आपके पास एक लेबर है, दो लेबर है, तीन लेबर है या चार लेबर है। तो जिस भी क्वांटिटी में आपके पास लेबर अवेलेबल है वो आपको पहले से पता होगी, और वो लेबर आपको पहले से दिए गए होंगे और वो कांस्टेंट होंगे। मतलब लेबर में किसी भी तरह का चेंज आने वाला नहीं है। यानी कि आपके रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ना, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो आपके रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला। आइदर आप रिसोर्सेज यानी लेबर से प्रोड्यूस करो या फिर आप मशीनरी से प्रोड्यूस करो, आपके दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं। ना ही आप लेबर बढ़ा सकते हो, ना ही आप मशीन बढ़ा सकते हो। तो जो भी मशीन या लेबर आपके पास दिए गए हैं, उन्हीं लेबर या मशीन्स में से आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक बात? तो दो असम्पशंस क्या हो गए? रिसोर्सेज आर गिवन या कांस्टेंट, एंड दूसरा टेक्नोलॉजीज आर गिवन या फिर कांस्टेंट। तीसरा असम्पशन मेरा है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी मेरे पास अगर लेबर दिए गए हैं तो हम लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई ना? यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इस्तेमाल करना। तो जो भी आपके पास यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेदर इट इज मशीन और लेबर, आप दोनों का ही फुल्ली यूटिलाइजेशन करोगे, यानी दोनों को ही मैक्सिमम तरीके से यूज करोगे कि आप उसका अच्छे से ज्यादा बेनिफिट ले पाओ। बात समझ में आ गई ना आपको? कि आप यहाँ पे क्या करोगे? आपके जब आप पीपीसी ड्रॉ करोगे तो पीपीसी ड्रॉ करने में आपके तीन असम्पशंस होने चाहिए। तीन असम्पशंस आपके क्या होंगे? पहला, रिसोर्सेज गिवन होंगे, दूसरा, टेक्नोलॉजी गिवन होगी, और तीसरा, जो भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी आपके पास है वो आपकी फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए। उसको आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। असम्पशन समझ में आ गए? अब देखते हैं इसके ग्राफ की तरफ कि इसका ग्राफ बनता कैसे। तो जैसे हमने डेफिनेशन में बात करी थी कि हमारे पास दो गुड्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दो गुड्स ले लिए, वीट और क्लोथ। क्या ले लिया? वीट और क्लोथ। यहाँ पे आप कोई भी दो गुड्स ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों गुड्स आपके एक जैसे गुड्स हों, सेम बेनिफिट वाले गुड्स हों या आपके सेम यूजेस वाले गुड्स हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो गुड्स चाहे वो गुड्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो गुड्स कौन से लिए हैं? वीट और क्लोथ्स। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास इनको प्रोड्यूस करने के लिए एक एक लेबर अवेलेबल है। मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक लेबर है। एक लेबर का मतलब क्या होगा? मेरे पास सिर्फ एक ही लेबर है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब मेरे पास एक लेबर है तो मैं क्या करूंगा? अब जैसे मैंने पहली बार यूज किया, मैंने वीट के बनाए 100 यूनिट्स।
क्यों बनाए? क्योंकि वीट की डिमांड ज्यादा थी तो मैंने वीट के 100 यूनिट बनाए। तो जब मैंने अपने उस एक लेबर को पूरा टाइम अपने वीट के फॉर्म में डाला हुआ है, यानी जब मैं ये पूरे वीट में मैंने उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, तो क्या वो क्लोथ्स बना पाएगा? अगर मैं आपको एक जगह एंगेज कर दूं तो क्या आप दूसरा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि वीट की यूनिट आई 100 और क्लोथ की यूनिट आई 0, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बना ही नहीं पाए, क्योंकि पूरा टाइम तो हमने वीट में ही दे दिया। हमसे गेहूं उगाते रह गए, हमने कपड़ा बनाया ही नहीं। बात समझ में आई ना कि जब आप एक ही हो, आप अकेले इंसान हो, तो या तो आप वीट बना सकते हो या तो आप क्लोथ बना सकते हो, क्योंकि आप में पूरा टाइम तो वही दे रहे हो ना। बात समझ में आ गई? तो जब हम पूरी तरह से वीट बना रहे थे तो मेरे क्लोथ का प्रोडक्शन कितना था? 0। ठीक। अब जब हमने सेकेंड टाइम आया, मतलब जब थोड़ा सा टाइम मार्केट में और बीता, तो अब क्या हुआ, जब हमने पहले से ही वीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया था तो मेरे पास वीट तो अवेलेबल था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मार्केट में आएंगे तो हमें इतना ज्यादा वीट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। शॉर्टेज किस चीज की हो गई होगी? कपड़ों की। क्यों? क्योंकि वो हमने पहली बार यहाँ पे नहीं बनाए थे, या हमने प्रोड्यूस नहीं करे थे, या मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी, कुछ भी रीजन हो सकता है, बस वो गुड्स मेरे पास नहीं थे। तो सेकेंड टाइम जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अपने वीट को कम करेंगे, टाइम पीरियड थोड़ा सा कम किया, कि अगर वीट में पहले 10 घंटे दे रहे थे तो अब क्या करेंगे? वीट में 9 घंटे देंगे, और जो बचा हुआ 1 आवर है, 1 घंटा बचा हुआ है, वो हम देंगे मेरे क्लोथ्स पे। तो जब हमने 1 घंटा क्लोथ्स फर्म में दे दिया, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे दे दिया, तो क्या होगा? मेरा क्लोथ्स का यूनिट यहाँ पे बढ़ गया। तो पहले वीट कितने थे? 100। अब वीट कितने हो गए हैं? 90। पहले क्लोथ कितना था? 0। क्लोथ अब कितना हो गया? 1। सेम इसी तरह जब मैं तीसरी बार मार्केट में पहुंचूंगा तो मैं वीट तो बहुत ज्यादा दे चुका हूं। पहली बार में 100 किलो दिया, दूसरी बार में 80 किलो दिया, 180 किलो मैंने दे दिया। तो जब मैं तीसरी बार पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा? वीट का प्रोडक्शन और कम करूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मार्केट में वीट की अवेलेबिलिटी मेंटेन है। तो अब मेरे पास मैंने वीट कितना प्रोड्यूस किया? 70 यूनिट्स। मैं थोड़ा सा और कम कर दिया। और वही जब मैंने वीट को कम किया है, वीट में टाइम मैं कम दे रहा हूं, तो जो बचा हुआ टाइम है वो कहां जाएगा? क्लोथ्स में चला जाएगा। तो अब मैं क्लोथ्स की कितनी यूनिट बना रहा हूँ? 2 यूनिट बना रहा हूँ। पहले कितनी थी? 1। लेकिन जब मैंने यहाँ पे वीट का टाइम रिड्यूस किया तो वही टाइम मैंने किसको दे दिया? क्लोथ्स को दे दिया। सेम उसी तरह जब मैं डी में पहुंचा तो ये रेशियो मेरा 43 का हो गया, और जब मैं ई पे पहुंचा तो मैंने वीट बनाना बंद कर दिया, और अब मैं पूरा शिफ्ट किधर हो गया हूँ? क्लोथ्स पे हो गया। और जब ये क्लोथ ज्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें हम लोग क्लोथ्स को करना कम कर देंगे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। बात समझ में आ गई ना? यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास 2 गुड्स अवेलेबल हैं, उसमें से हम वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जो मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर वीट की डिमांड ज्यादा है तो हम वीट ज्यादा बनाएंगे, क्लोथ्स को कम कर देंगे। अगर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा है तो हम क्लोथ्स को ज्यादा बनाएंगे और वीट को कम कर देंगे। तो मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, हम अपने लेबर या मशीन्स को उसमें पैकेज में लगा देंगे। अगर मार्केट में वीट की डिमांड है तो हम वीट का प्रोडक्शन करने लगेंगे, अगर मार्केट में क्लोथ्स की डिमांड है तो हम क्लोथ्स का प्रोडक्शन। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो यहाँ मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये मेरी हो गई y एक्सिस और ये मेरी हो गई x एक्सिस। y एक्सिस पे मैंने शो किया है वीट और x एक्सिस पे मैंने शो किया है क्लोथ्स। बात समझ में आ गई? अब जब यहाँ पे वीट की 100 यूनिट थी तो क्लोथ्स की कितनी है? 0। तो वीट की 100 यूनिट यहाँ पे मार्क कर दी, क्लोथ्स की कितनी थी? 0। तो देखिए ये पॉइंट मेरा यहाँ पे मैच होगा। ठीक बात। सेकंड पॉइंट पर जब मेरी वीट की 90 यूनिट्स बन रही थी तो क्लोथ्स कितना था? 1। तो यहाँ पे वीट मेरा पॉइंट ये है y एक्सिस पे, तो मैंने वीट पे मार्क किया यहाँ पे 90 और क्लोथ्स पे मार्क किया यहाँ पे 1। ये मेरी पॉइंट यहाँ पे मैच कर गया। ठीक। अब जब मैं थर्ड यूनिट पे आया तो थर्ड यूनिट पे मेरा वीट का प्रोडक्शन कितना है? 70, यानी ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, और वहीं जो मेरा क्लोथ्स था उसका था यहाँ पे 2। तो ये 70, पहला वाला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया मेरा? 100:0। दूसरा पॉइंट मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 90:1। तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे कितना हो गया? 70:2। फोर्थ पॉइंट इसी तरह कितना हो जाएगा? 40:3। एंड लास्ट जो मेरा ई पॉइंट होगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 0.4। तो देखिए मेरे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क किए। इन्हीं पॉइंट्स को लेके आप यहाँ पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले हमने एक शेड्यूल लिया,
उस शेड्यूल में मेरा एक जो मेरा पहला गुड्स होगा उसको हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे और जो मेरा सेकंड गुड्स होगा उसको हम लोग गेन करेंगे। पहले गुड्स को सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड अब उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, या मार्केट में हमने इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी मेंटेन कर दी है कि उसकी डिमांड धीमे धीमे डाउनफॉल हो रही है। वहीं जो मेरा दूसरा गुड है उसकी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि वो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तो अब उसकी डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ गई है तो मैं बी को प्रोड्यूस ज्यादा करने लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक मेरा सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा मेरा गेन करेगा, और इसी वजह से मेरा जो यहाँ पे कर्व होगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। कैसा कर्व होगा मेरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कैसे ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मेरी वीट की यूनिट लेते हैं, वीट की यूनिट पहले थे 100, बाद में हो गए 90, नुकसान कितने का हुआ +10, फिर हो गए 70 -20, फिर हो गए 40 -30, फिर हो गए 0 -40। तो यहाँ पे देखिए लॉस क्या हो रहा है, लॉस मेरा इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है। पहले 10 गुड्स का लॉस किया, फिर 20 का किया, फिर 30 का किया, फिर 40 का किया। तो मेरा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है, यानी कि जो हम लोग लॉस कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं क्लोथ्स का, वो देखो पहले 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। जो इंक्रीजिंग रेट है, जो मेरे क्लोथ्स का इंक्रीजिंग रेट है वो बहुत स्लो है, वो देखो एक एक पॉइंट से बढ़ रहा है, 1 1 1 1 1। लेकिन वहीं जो मेरा वीट का डिक्रीजिंग रेट है, उसका फॉलिंग रेट जो है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 यूनिट गिराई, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा फॉल होने की वजह से ही मेरा क्या होता है, पीपीसी मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि जो हम लोग कॉस्ट छोड़ रहे हैं, यानी कि जो गुड्स हम लोग छोड़ रहे हैं उसको इतने ज्यादा रेट पे छोड़ते हैं, इतनी ज्यादा रेट से वो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि मेरा जो कर्व है वो कैसा हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। जैसे अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई भी हमने सामान खरीदा, ठीक है, हम कहीं जॉब करते हैं, आपने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। आप काम करना बंद कर दो, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और लास्ट में 0 हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई बहुत मन लगा के करो, मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स धीमे 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 डिग्रेड होते जाएंगे। वही सेम चीज मेरे यहाँ पे वीट और क्लोथ्स के साथ हुई है कि वीट का प्रोडक्शन ज्यादा था पहले, इस वजह से हमने वीट को कम किया। क्लोथ्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्लोथ्स को बढ़ाया। लेकिन वीट बहुत ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से मुझे वीट बहुत तेजी से कम करना पड़ा और क्लोथ्स को धीमे धीमे बढ़ाना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ पे ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ में क्या किया, मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क किया, और जब आप सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे तो आपका कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी मेरा कैसा होता है, पीपीसी मेरा कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, यानी कि मेरे ओरिजिन पॉइंट से कॉनकेव नेचर का होता है, इसीलिए पीपीसी मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग। बात समझ में आ गई, पीपीसी मेरा कैसा होता है, कॉनकेव नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मेरा डिक्रीजिंग पावर होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से हम छोड़ रहे होते हैं चीजों को, बहुत इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट दिख रहा है ना, 10, फिर इंक्रीज हुआ 20, फिर इंक्रीज हुआ 30, फिर इंक्रीज हुआ 40। तो इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करने की वजह से मेरा जो पीपीसी होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। यही दो चीजें बन जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। क्या बन जाती हैं, प्रॉपर्टीज। तो पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, पहला पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हम एक गुड्स को सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। यानी एक गुड्स यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, मैंने इसको बहुत तेजी से सेक्रीफाइस किया, इसको बहुत धीमे धीमे बढ़ाना। तो एक गुड्स के सेक्रीफाइस ज्यादा होने की वजह से और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम होने की वजह से मेरा पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, पीपीसी इज कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। मेरा पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने की वजह से या इंक्रीजिंग एमओसी होने की वजह से मेरा पीपीसी कैसा होता है, डाउन कॉनकेव टू द ओरिजिन। बात समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, इसमें थोड़ी सी चीजों पे ऐड ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी ये चीजें हैं, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी गुड्स का कॉम्बिनेशन
अगर वो यहां पे आता, जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज किया 60 और 2.5 का, तो मैं कंज्यूम कर सकता हूं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं 60 और 2.5 का रेशियो ले सकता हूं। अगर मैं चाहूं लेना यहाँ पे 30 और 3.5 का, तो भी मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉइंट जो मेरे पीपीसी के अंदर होंगे, अगर कोई पॉइंट यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है या यहां आ रहा है, कोई भी पॉइंट मेरा पीपीसी के अंदर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब जिसको हम लोग अटेन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको हम लोग ले सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स, जो भी कॉम्बिनेशन मेरे पीपीसी के अंदर या पीपीसी की लाइन पे आते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन जो मेरे पीपीसी के अंदर आते हैं या पीपीसी की लाइन में आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। वही जो भी कॉम्बिनेशन मेरे पीपीसी के बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई कॉम्बिनेशन आया, तो ये मेरे पीपीसी के बाहर है, मेरी लाइन तो यहीं पे है, लेकिन कॉम्बिनेशन कहां है? बाहर जा रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मेरा पीपीसी के बाहर चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनअटेनेबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर पीपीसी लाइन के अंदर आता है तो या लाइन पे आता है, तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर पीपीसी लाइन के बाहर जाता है, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो पीपीसी लाइन के अंदर होंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो पीपीसी लाइन के बाहर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी। इन केस सपोज कर लीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मेरे अजम्पशन जो है वो जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है वो कांस्टेंट है, लेबर एक ही है मेरे पास। क्या हो अगर ये लेबर बढ़ जाए? अगर मेरे पास 2 लेबर हो जाए तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। अगर मेरे पास 2 लेबर हो जाए तो क्या होगा, या मेरे पास 4 लेबर हो जाए तो क्या होगा? अगर मेरे पास 4 लेबर हो जाते हैं तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? व्हीट का बढ़ेगा कि क्लोथ्स का बढ़ेगा? अगर मेरे पास 4 लेबर हो जाते हैं तो प्रोडक्शन किसका इंक्रीज होगा? व्हीट का या क्लोथ्स का? यहां पे अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन मेरा दोनों का ही इंक्रीज होगा। तो ग्राफ मेरा इस तरह से आ जाएगा, ये दोनों ही चीजें यहां पे मेरी बढ़, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जो मेरा रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, जो लेबर मेरे पास अवेलेबल है, अगर वो लेबर या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? लेबर बढ़ गया ना। जब लेबर बढ़ गया है तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ता है तो पीपीसी क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइटवर्ड शिफ्ट। तो अगर मेरा यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, लेबर बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? पीपीसी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक लेबर पहले 100 बना रहा था, अब 4 हो जाएंगे तो कितना बनाएगा? 400। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना। वही चीज है, अगर आपके लेबर इंक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेबर आपके डिक्रीज हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो भाई प्रोडक्शन भी तो कम होगा। तो ये पीपीसी मेरा लेफ्टवर्ड चला जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ आ जाएगा। किस तरह बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पे मेरा डिक्रीज हो गया। ठीक है ना? अगर यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होती है, मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो पीपीसी मेरा राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर मेरे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। मैंने यहाँ पे पहला असम्पशन आपको दिया था ना, रिसोर्सेज आप गिवन, तो अगर इन रिसोर्सेज में चेंजमेंट आता है तो मेरा पीपीसी भी चेंज हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज मेरे बढ़ते हैं तो पीपीसी बढ़ जाएगा, अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो पीपीसी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब सेकंड मैंने बोला टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, तो क्या हो अगर मशीन्स बढ़ जाएं तो क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। आपके पास जो मशीन अवेलेबल है, क्या सेम मशीन व्हीट और क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर सकती है? मतलब वही सेम मशीन व्हीट और क्लोथ दोनों बना सकती है? नहीं बना सकती ना। क्या आपकी वही कार, उसी कार में आप पेट्रोल और डीजल दोनों डाल सकते हो?
नहीं डाल सकता ना, या तो वो पेट्रोल से चलेगी या तो वो डीजल से चलेगी। हाँ, आप पेट्रोल और सीएनजी, पेट्रोल और एलपीजी ये ऑप्शन ले सकते हो, बट पेट्रोल और डीजल इनमें से तो कोई एक ही ऑप्शन होगा ना। सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि मेरी सेम मशीन व्हीट और क्लोथ तो नहीं बना सकती ना, मेरी सेम मशीन व्हीट और क्लोथ तो नहीं बना देगी। तो अगर मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो या तो वो व्हीट की बढ़ेगी या तो वो क्लोथ्स की बढ़ेगी, दो में से एक ही की तो बढ़ेगी। हम या तो व्हीट की बढ़ा लें या तो क्लोथ्स की बढ़ा लें, तो क्या होगा? ये मेरा यहाँ पे व्हीट है, ये मेरे क्लोथ्स है। अब जैसे मैंने बोला कि आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो अगर यहाँ पे व्हीट की टेक्नोलॉजी बढ़ती है, यानी मैंने व्हीट की 2 मशीनें कर दी। पहले व्हीट की कितनी थी? एक मशीन है जो व्हीट से फ्लोर बनाती है, गेहूं से आटा बनाती है। पहले एक मशीन थी, अब 2 हो गई। तो क्या होगा? व्हीट की मशीन ज्यादा हुई है तो प्रोडक्शन ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली व्हीट का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जो मेरी क्लोथ्स थी उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखो ये दोनों पॉइंट देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट। बात समझ में आई ना कि रिसोर्सेज के केस में क्या है? रिसोर्सेज बढ़ेंगे, वो लेबर है, लेबर से आप कुछ भी करा सकते हो, लेबर से आप क्लोथ भी बनवा सकते हो, लेबर से आप व्हीट भी बनवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। बट जो मशीन्स है वो तो एक ही काम के लिए डिजाइन होती है। तो अगर यहाँ पे मेरी व्हीट के लिए मशीन बढ़ रही है तो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर यहाँ पे क्लोथ्स के लिए मशीन बढ़ रही है तो मेरा क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना? और तीसरा पॉइंट क्या है? यूटिलाइज। तो वो तो आपको अच्छे से ही करना, चाहे रिसोर्सेज बढ़ा दो चाहे कम कर दो, कुछ भी कर दो, वो आपको अच्छे से ही करना है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ये थी कि पीपीसी जो है वो कॉनकेव होता है, बट ये चेंज हो सकता है। अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो मेरा दोनों ही गुड्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा, बट अगर मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो जिस चीज की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अगर व्हीट की बढ़ेगी तो व्हीट में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर क्लोथ्स की बढ़ेगी तो क्लोथ्स में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आई होप आज की क्लास हमको समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास।